नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। नेपाल ने चीन के साथ बीआरआई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत की तो भैया बढ़ गई टेंशन। यही मुझे डर था। मैं पिछले हफ्ते से कई एपिसोड मैंने किए जिसमें मैंने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो वैसे भी चीन के झुकाव वाले हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी हैं, और वो चीन जा रहे हैं। और बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री अक्सर अपनी पहली यात्रा के रूप में भारत को चुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहली यात्रा के रूप में चाइना को चुना है। और इंडिया की नाराजगी तो बहुत थी, लेकिन भारत का मीडिया कहता नजर आया कि भारत ने भाव नहीं दिया तो चीन चले गए, लेकिन चीन तो भाव दे रहा है ना भैया। आपको समझ में नहीं आएगा कि डिप्लोमेसी के अंदर अगर आप ये शब्द इस्तेमाल करते कि हमने उनको भाव नहीं दिया, तो भैया वो कोई आपके दया भाव पे तो निर्भर है नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो आपका स्टेट नहीं है जो आपके सामने झुक जाएगा। और आपको दूसरे देशों को सम्मान करना चाहिए, आप इस ढंग की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो चाइना गए, और चाइना में जाने से पहले केपी शर्मा ओली ने कहा था कि मैं बीआरआई, अगर ग्रांट्स में पैसा मिलेगा तो मैं ले लूंगा। ग्रांट्स का मतलब होता है गिफ्ट, और अगर लोन में मिलेगा तो मैं बीआरआई के ऊपर साइन नहीं करूंगा। यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसके फंदे में आके दसियों कंट्री फंस चुके हैं, डेट ट्रैप में जा चुके हैं। अब हालात ऐसे हो गए भाई साहब कि चाइना ने मसौदा बना के भेज दिया कि जाओ साइन करो भैया इसके ऊपर। नेपाल ने मना कर दिया। नेपाल की हिम्मत थी, मुझे लगा कि बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, प्रेशर डाला, क्या हुआ, सुना कि 20-25% तो ग्रांट्स हो गई और बाकी 75% लोन हो गया, जिसको कि इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस कहा जाता है, और ये लोन है एक्चुअली। और जब ये दिया तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि भाई आपको अब तो साइन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली केपी शर्मा ओली ने साइन कर दिए। एक साइन तो पहले भी 2017 में हुए थे बीआरआई पे, लेकिन वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन उसको एक्शन में लाने के लिए जो सारी योजना थी वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, तो 7 साल निकल गए थे। लेकिन इस बार वो भी साइन हो गया। इंडिया शायद यही नहीं चाहता था, और उनके साथ में वहाँ पर उनके जो चीफ एडवाइज़र विष्णु रिमल थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र युवराज खातीवाड़ा भी थे, नेपाली कांग्रेस के गगन थापा और एक सीमांता दहल भी था, और काफ़ी उनका एक जॉइंट वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। लेकिन ये इस मसौदे पर बीआरआई फ्रेमवर्क जिसे कहा जा रहा है, साइन करते भारत की टेंशन बढ़ गई। सच तो ये है कि अब नेपाल भारत के चाइना अब भारत के बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया। पहले लद्दाख बॉर्डर पे था, उत्तरांचल के ऊपर के बॉर्डर पे था, सिक्किम में था, अरुणाचल में था, लेकिन अब नेपाल के नीचे वाले बॉर्डर पे भी आकर चाइना हिंदुस्तान के सामने खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, दरअसल देखा जाए तो भारत के लिए एक स्ट्रेस है। नेपाल चाइना के डेट ट्रैप पर तो फंसेगा, लेकिन भारत क्या उसको बेल आउट कर पाएगा? लेकिन चाइना का फिलहाल जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो गया है। वैसे भी कहा जाता है कि नेपाल की जो सरकार है वो काठमांडू के अंदर 2 जो एम्बेसीज हैं वहाँ से चलती है। काठमांडू की 2 एम्बेसी के सहारे पूरी की पूरी नेपाल सरकार चलती है, और एक है आपकी सो कॉल्ड इंडिया की एम्बेसी और दूसरी है चाइना की एम्बेसी। लेकिन इस पर चाइना की एम्बेसी बहुत भारी पड़ गई भैया, बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गई, और हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। इंडिया के लिए जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। शुक्रिया आपका।